हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नी ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नी ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवाता है एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी। एक नया चैनल वो है मैग्नी ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल, जहां पे आपको तैयारी करवाई जा रही है फाउंडेशन कोर्स। मतलब अगर आपके ड्रीम्स हैं नीट क्लियर करना या आईआईटी जेईई क्लियर करना, तो यहाँ पे आप अगर हैं 6th या आपके कोई ब्रदर्स सिस्टर्स 7th 8th 9th 10th में हैं, तो आप उनको भी इन्फॉर्म करिए कि किस प्रकार से मैग्नी ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आपको तैयारी करवाई जा रही है नीट और आईआईटी जेईई नीट चैनल के थ्रू। तो बेसिकली नीट और आईआईटी जेईई एग्जाम की यहाँ पे फाउंडेशन पार्ट की तैयारी कराई जा रही है और ये सब कुछ है 100% फ्री एजुकेशन के साथ। सारा बेस्ट कंटेंट, सारी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा ही आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाता है और किसी भी तरह की कोई फीस चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज। ये है कंप्लीट 100% फ्री एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो काम की है क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए। क्लास 6 में आप हैं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग 11th चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी पढ़ चुके हैं और आपने एक्सरसाइज 11.1, 11.2 और 11.3 को भी सॉल्व कर लिया है। हम अभी जो इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं ये है एक्सरसाइज 11.4, जहां पे आप लोग चैप्टर नंबर 11 आपकी एनसीईआरटी बुक से कवर कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में बेसिकली आपको बताया गया है कि किस प्रकार से एक्सप्रेशंस को फॉर्म किया जाता है थ्रू वर्ड। तो मतलब जब आपको वर्ड क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी, जहां पे शब्दों के थ्रू आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। उन शब्दों को किस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करना है, किस तरीके से एक एल्जेब्रिक फॉर्म में फॉर्म करते हुए, एक एल्जेब्रिक फॉर्म करते हुए हम लोग मैथमेटिक्स के थ्रू इन वर्ड्स को सॉल्व करेंगे। जी, शब्दों का खेल। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ शब्दों के खेल को चेंज करना बताया गया है, शब्दों को मैथ्स के अंदर चेंज करना है और किस प्रकार से। तो ये जितने सवाल हैं यहाँ पे हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने इस एक्सरसाइज से आपको मिलेंगे। टोटल 3 ही क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, लेकिन हर क्वेश्चन का अपना एक सब पार्ट है। क्लियर है? तो उन सब पार्ट्स को हम एक एक क्वेश्चन को यहां पिक करते हुए चलेंगे। मतलब 3 क्वेश्चन में हर एक सब पार्ट को हम पिक करते हुए चलेंगे। हर एक स्टेटमेंट को, हर छोटी छोटी बातों को हम समझते हुए चलेंगे। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज पे डिपेंड, सिर्फ इसी एक्सरसाइज पे डिपेंड आपके आगे 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां पे चीजें दिखती बड़ी हैं और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। तो अगर आप हैं अभी 6th में और आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है कि मैंने आपको इस चीज को अभी से बता दिया कि 7th 8th 9th 10th में इसी प्रकार के सवाल आने वाले हैं। अगर अभी आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दिया तो हायर क्लासेस में ये आपको प्रॉब्लम्स लगेंगी। कोई भी चीज प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बहुत आसान होती है जब तक उसकी बेसिक नॉलेज आपको है। ठीक है? तो मतलब बेसिक नॉलेज अगर है तो आपको हर प्रॉब्लम आसान लगेगी। तो आपको वो बेसिक बातें 6th क्लास में सिखाई गई हैं। क्लियर? और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको हायर क्लासेस में आते हैं। उनको कैसे सॉल्व करना है, अभी तो सिर्फ आपको एक्सप्रेशन बनाना, इक्वेशन बनाना सिखाया गया है। तो इस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करिए, जो कि है 11.4। क्लियर? टोटल 3 सवाल, छोटी सी वीडियो, पूरा लास्ट तक वॉच करिए। पहला सवाल जो इस एक्सरसाइज में है वो कुछ इस प्रकार से, इन्होंने सिंपल से स्टेटमेंट लिखे हैं। ठीक है? आपको उन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और एल्जेब्रिक फॉर्म में, एक मैथमेटिक्स क्या है, बेसिकली अलजेब्रा क्या है, तो अलजेब्रा एक लैंग्वेज है मैथ्स की। ठीक है? मैथमेटिकल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम बातों को लिख के बताते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ये इंग्लिश स्टेटमेंट लिखे हैं। इंग्लिश स्टेटमेंट्स को किस प्रकार से मैथमेटिकल लैंग्वेज अलजेब्रा में कन्वर्ट करना है, वो 6th क्लास अलजेब्रा के अंदर सिखाया गया है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी तक हैं, तो ए पार्ट में आपको फिर सब पार्ट दिए हैं। तो ए पार्ट में ये बोल रहा है कि एक सरिता करके कोई है। ठीक है? किसी का नाम सरिता है। आपसे वो कह रहा है कि सरिता की आज की एज को आप y मान लीजिए।
एक आपको सजेशन दिया है कि लेट द एज ऑफ सरिता बी y years। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, लेट सरितास प्रेजेंट एज, आज की जो एज है प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू y years। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया कि इनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो y years है। What will be her age 5 years from now? इसकी एज क्या होगी 5 साल अभी के बाद, 5 years from now। ठीक है, अगर आज उसकी एज y years है तो सरिता की एज आज से 5 साल बाद क्या होगी। आप इसको अपनी लाइफ में डाल के देखिए, अगर आपकी एज अभी जो भी है, मैं कह रहा हूँ 10 साल 11 साल 12 साल जितनी भी आपकी एज है, ठीक है, उस एज में, ठीक है, आप आगे वाले 5 साल के बाद कितने के होगे। तो आप बोलोगे सर हम अगर हैं अभी 9 साल 10 साल के, तो 10 साल के मतलब आज हम 10 साल के हैं तो अगले साल हम 11 साल के हो जाएंगे, उसके अगले साल हम 12 साल के हो जाएंगे। दैट मीन्स आप नंबर्स को ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो वही चीज तो यहाँ पे कि अगर सरिता की एज आज y years है, अभी y years है, तो 5 साल के बाद कितनी होगी। तो फर्स्ट इसमें हम कहेंगे सरिता's age after 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद हो जाएगी y + 5। क्लियर है। तो 5 साल के बाद अगर आज y की है तो 5 साल के बाद उसमें 5 ऐड हो जाएगा, 5 साल ऐड होंगे, तो आज की एज में 5 साल ऐड करके आप आंसर दे दोगे, y + 5 होगा। सेकेंड स्टेटमेंट में वो कह रहा है व्हाट वॉज हर एज 3 years बैक, 3 साल पहले उसकी एज क्या थी। अगर आपकी एज आज 10 साल है तो पीछे कितने साल के थे आप, 1 साल पहले आप कितनी एज के थे। तो आप कहेंगे सर -1 कर दीजिए, मैं 9 years का था, बैक में पिछले साल में 9 years का था, इस साल में 10 years हो गया। तो पीछे जाने के लिए हम माइनस करते हैं, आगे जाने के लिए हम प्लस करते हैं। कुल मिला के ये चीज सिखाना चाह रहा है। तो व्हाट वाज हर एज 3 years बैक। तो सेकेंड स्टेटमेंट में कहूंगा सरिता's एज 3 years बैक। ठीक है, अगर आज वो y साल की थी तो 3 साल पहले y - 3, आज की एज से 3 माइनस कर दो। ठीक है, आज की एज में 5 ऐड कर दोगे तो 5 साल के बाद की एज आएगी, 3 माइनस करोगे तो 3 साल पिछली एज आएगी, तो y - 3। क्लियर है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहां सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। चलिए मूव करते हैं थर्ड पार्ट में। क्या कह रहा है, ये कह रहा है सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 times हर एज। सरिता के जो ग्रैंडफादर हैं, उनके जो दादाजी हैं, उनकी एज, इज का मतलब इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो किसकी एज, सरिता के दादाजी की जो एज है वो 6 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। हर एज, हर वर्ड यूज किया सरिता के लिए। सरिता एक फीमेल कैंडिडेट है, तो सरिता की एज का जब मैं 6 गुना कर दूंगा तो वो सरिता के दादाजी की एज बनेगी। तो यही पूछा है व्हाट इज द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। आप बताइए सरिता के ग्रैंडफादर की एज क्या है। तो हम कहेंगे सरिता's ग्रैंडफादर 2 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए, ग्रैंडफादर्स एज, ग्रैंडफादर प्रेजेंट एज वो हो जाएगी आपकी कितनी। तो सरिता की जो दादाजी हैं उनकी एज है सरिता का 6 टाइम, 6y। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो सरिता की एज y है तो 6 टाइम्स ऑफ सरिता's एज, तो 6 into y यहां पे हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ये चीज। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थर्ड पार्ट आपका हो गया यहां पे सॉल्व। फोर्थ पार्ट पे हम मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट पे वो कह रहा है ग्रैंड मदर इज, अब ग्रैंड मदर कौन, मतलब दादी जी। ठीक है, दादाजी दादी जी, दादाजी के लिए ग्रैंडफादर, दादी के लिए ग्रैंड मदर। तो वो कह रहा है कि ग्रैंड मदर इज 2 years यंगर। यंगर का मतलब 2 वर्ड यहां पे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। एक वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा, वो है वर्ड यंगर,
और एक वर्ड है आपका एल्डर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फ्यूचर के लिए। क्लियर? मैक्सिमम स्टूडेंट 10th क्लास में भी जो होते हैं वो इस तरह के सवाल छोड़ आते हैं। आप हो भी 6th में। एक एक छोटी बात का ध्यान रखना, यंगर का मतलब होता है छोटा, एल्डर का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, तो यंगर मतलब वो छोटी हैं, यंग नहीं है, यंगर मतलब छोटी हैं। किनसे छोटी हैं? वो छोटी हैं ग्रैंडफादर से। उनकी जो दादी है वो दादाजी से छोटी एज की हैं। कितनी छोटी हैं? तो वो 2 साल छोटी हैं, दादाजी से 2 साल छोटी है। मान लीजिए आपकी दादाजी की एज जो है वो 70 साल है या 60 साल है, तो 60 साल से छोटी जो है वो दादी है। तो मैं कहूंगा कि कितने साल छोटी हैं? 2 साल छोटी है। ठीक है, तो अगर दादाजी की एज 60 है तो दादी जी की जो एज है वो 2 साल कम, मतलब 58 है। तो यहां पे आप नोटिस करिए ग्रैंडफादर की एज कितनी थी? तो ग्रैंडफादर की एज थी 6y। दादी जो है इनसे 2 साल छोटी हैं, तो मैं कहूंगा सरितास ग्रैंड मदर। सरिता की ही दादी के बारे में अभी बात चल रही है पहले क्वेश्चन में, तो ग्रैंड मदर एज, सरिता की जो ग्रैंड मदर की एज है वो 6y - 2 होगी। क्लियर? तो 6y उनके दादाजी की एज थी, दादाजी से 2 साल छोटे, तो 6y - 2। क्लियर है ये चीज? सरिता's फादर्स एज इज 5 years मोर देन। तो सरिता के जो पिताजी हैं, अब सरिता के दादाजी के बारे में बात हो गई, दादी के बारे में बात हो गई। देखो मैं अगर इनको क्लियर कर दूं, मैं मेन इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर देता हूं। तो देखो यहां पर सबसे पहली बात हुई सरिता की, फिर सरिता की पुरानी एज, नई एज, ठीक है, पिछली एज और आने वाली एज के बारे में बात हुई। ठीक है, फ्यूचर और पास्ट की बात हुई। तो यहां पे बात हुई है फ्यूचर की, फ्रॉम नाउ, और यहां पे बात हुई है बैक, जो बीत गया, पास्ट। ठीक है, यहां पे सरिता के ग्रैंडफादर के बारे में बात हुई और फिर उनकी दादी के बारे में बात हुई। अभी बात हो रही है सरिता के पिताजी के बारे में। सरिता के जो पापा हैं उनकी एज 5 years मोर है, 5 साल ज्यादा है। किससे? जब उनकी एज में 3 टाइम्स सरिता की एज करेंगे। जब सरिता की एज में 3 गुना करोगे, 3 टाइम्स करोगे, 3 टाइम्स सरिता's एज, जब आप y में 3 टाइम्स करोगे, मतलब जब 3y लिखोगे, तो ये जो एज है, ऐसा करने पे सरिता की एज y थी, सरिता की एज में जब 3 गुना करोगे और उसमें से आप, उसमें अगर आप 5 और ऐड कर दो, तो ये जो एज है ये उनके पिताजी की एज है। What is her father's age? तो 5th पार्ट में मैं कहूंगा सरिता's father's age, सरिता's father's age is equals to 3 times of सरिता added with 5 प्लस 5 कर दो, तो ये आ गई सरिता के पिताजी की एज। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 1 का अभी हमने सिर्फ ए पार्ट किया। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका आपने सिर्फ ए पार्ट अभी सॉल्व किया। अब आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। ठीक है, तो बोर्ड यहां कर लेते हैं क्लियर। पूरी उम्मीद करता हूं आपको एक एक स्टेटमेंट अच्छे से समझ आया होगा। इसका मतलब मैथ्स में होता है इक्वल टू का साइन, तो यहां पे सर इक्वल टू का साइन कहां लगाया था? तो ये देखो सरिता's ग्रैंडफादर्स एज इज मतलब इक्वल टू का साइन कितनी है? 6 टाइम्स ऑफ सरिता, तो 6y हमने कर दिया था। क्लियर है? मोर का मतलब प्लस, एल्डर का मतलब माइनस, यंगर का मतलब माइनस, एल्डर का मतलब बड़ा। ठीक है, तो यंगर छोटे हैं, तो छोटे, किसी से छोटे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सॉल्व करना था। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, आपके पास एक रेक्टेंगुलर हॉल है। ठीक है, तो ये कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, ये जो लेंथ है इस हॉल की
वो कितनी दी है, तो वो दी है 4 मीटर्स, लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ। तो 4 मीटर कम है, 4 मीटर लेस बोल रहा है वो, 4 मीटर नहीं दे रहा, वो कह रहा है 4 मीटर कम है। किससे? जब ब्रेथ उस हॉल की निकाली जाएगी, उस ब्रेथ का 3 टाइम्स किया जाएगा, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो जब ब्रेथ का 3 टाइम्स किया जाएगा, ये जो मोटाई है, इस मोटाई, इस चौड़ाई का, या मैं कहूं ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इस चौड़ाई का जब 3 गुना किया जाएगा, उसमें से जब 4 माइनस किया जाएगा तो वो लेंथ निकल के आएगी। क्लियर है? तो मैं कहता हूं लेट द ब्रेथ बी बी, ठीक है। हम यहां पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन और हम बोलते हैं लेट द ब्रेथ, क्योंकि हमें नहीं पता ब्रेथ क्या दी, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज बी मीटर, अच्छा दिया ब्रेथ जो है, इफ द ब्रेथ इज बी मीटर्स, तो लेट द ब्रेथ ऑफ रूम या रेक्टेंगुलर हॉल, ऐसा बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर हॉल, let the breadth of rectangular hall is equals to b. Clear? Therefore the length of rectangular hall, इसी रेक्टेंगुलर हॉल की लेंथ क्या है, तो उन्होंने कहा 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ करिए, 3b करिए, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 3 मल्टीप्लाइड विथ b, 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ एंड 4 मीटर्स लेस। ऐसा करने पे जब आप -4 करेंगे, ठीक है, तो वो आपकी लेंथ निकल के आएगी। ब्रेथ अगर b है तो लेंथ जो है वो 3b - 4 है, ऐसा इन्होंने यहां पे बोला। तो व्हाट इज द लेंथ, मैं कहूंगा द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर हॉल इज 3b - 4। बस इसके आगे कुछ नहीं करना ना, उन्होंने कुछ करने को बोला है, उन्होंने बस एक रेफरेंस के लिए ये बोल दिया था कि इस रेक्टेंगुलर हॉल, जो उसका फ्लोर है वो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगुलर हॉल की जो लेंथ है वो ब्रेथ 3 टाइम्स ऑफ ब्रेथ -4 करने पे बनती है। तो आप बताइए लेंथ क्या है, तो लेंथ कुल मिला के ये है 3b - 4। खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट हमने कर लिया बस। तो ए पार्ट में कुछ सब पार्ट थे, वो हमने पूरा जवाब दिया। बी पार्ट जो था ये लेंथ और ब्रेथ के ऊपर डिपेंड था। इस प्रकार के सवाल आते हैं हायर क्लासेस में भी, 7th में भी आएगा, 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th क्लास में भी आएगा। आपको इस स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन और इक्वेशन फॉर्म करना आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आपके लिए काम हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा बहुत आसान। एक पार्ट जो कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है, जो ज्योमेट्रिकल पार्ट होता है, ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप स्टेटमेंट, अलजेब्रा का जो पार्ट होता है, स्टेटमेंट से इक्वेशन और एक्सप्रेशन फॉर्म करना, तो ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में साथ में बताते जाओ आपको ए और बी पार्ट समझ आया, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 1 के सी पार्ट पे चलते हैं। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, और इसका सी पार्ट क्या कह रहा है। A rectangular box has a height h सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसकी हाइट आपको दी है h सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ दी है वो 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। अब रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होता है, तो ये देखो माचिस की डिब्बी देखिए, या आपने राशन जिस गत्ते के डब्बे में आता है, आपने वो गत्ते का डब्बा देखा होगा, मैक्सिमम टाइम वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, मतलब हर फेस जो है वो रेक्टेंगुलर होता है। इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के केस में हम लोग कहते हैं, देखो मैंने एक 3D व्यू बनाया। 3D व्यू का मतलब सर क्या होता है, तो 3D व्यू का मतलब जिसका आपको सारे साइड्स इजीली आपको मैथमेटिक्स के अंदर दिखने लग जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने इसका ये बैक के एजेस बना दिया। तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की आपको लेंथ दी हुई है। क्या दी है, तो हमें इसकी लेंथ दी है। अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज अ हाइट h सेंटीमीटर। इस बॉक्स की जो हाइट है, ये हाइट आपको दी है h सेंटीमीटर, h, और यहां से यहां तक इसको हम कहेंगे लेंथ, ये लेंथ है।
अब ये बोल रहा है कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो लेंथ है, ठीक है, वो 5 टाइम्स द हाइट है, 5 टाइम्स द हाइट है। हाइट का जब मैं 5 टाइम्स करूंगा तो वो लेंथ के बराबर आएगा। तो यहां पे देखिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट दी हाइट ऑफ rectangular box is equals to, let the height of the rectangular box is equals to h, ठीक है। तो h सेंटीमीटर, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, h सेंटीमीटर जो है वो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की हाइट है, ठीक। इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, इसके बाद इन्होंने बोला है therefore लेंथ क्या होगी, तो लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स द हाइट, मतलब 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाइड विथ h सेंटीमीटर। तो लेंथ जो है वो 5 इंटू h सेंटीमीटर है। इसके बाद इन्होंने बोला है एंड ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ ऑफ बॉक्स इज का मतलब इक्वल टू का साइन, 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ जितनी थी, तो लेंथ में से अगर मैं माइनस कर दूं 10 सेंटीमीटर को तो वो ब्रेथ है। और लेंथ कितनी है, तो लेंथ है 5h, तो 5h माइनस 10 हम कर देंगे, ये सेंटीमीटर में हमारा जवाब आएगा। तो ब्रेथ क्या है, तो ब्रेथ लेंथ में से जब 10 सेंटीमीटर आप कम कर दो, 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ, एक्सप्रेस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स। तो देखिए लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द बॉक्स को हमने एक्सप्रेस किया, ये है हमारी 5h सेंटीमीटर, 5h सेंटीमीटर, यूनिट हमें बताना है, तो लेंथ वुड बी 5h सेंटीमीटर एंड ब्रेथ वुड बी 5h माइनस 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट तो हमें दी हुई है वो h सेंटीमीटर के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट भी यहां कर लिया है सॉल्व। क्लियर, बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे, क्लियर, मूव करते हैं। इसके आगे डी पार्ट है क्या, यस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट देखिएगा, क्या बोल रहा है, मीना बीना लीना, 3 कैरेक्टर्स का नाम दिया है, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स हैं या 3 बच्चे हैं, जो भी आप बोले, तो मीना बीना लीना उनका नाम है। और ये क्या कर रहे हैं, आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ द हिल टॉप, एक पहाड़ी के ऊपर जाना है और उस पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए स्टेप्स बने हुए हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये स्टेप्स चढ़ते हुए जा रहे हैं। मीना इज एट स्टेप एस, क्लियरली बोल दिया मीना अभी कौन सी स्टेप पर खड़ी है, सीढ़ियां देखी हैं, 5 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मैं कहूंगा मैं 5वीं सीढ़ी पे खड़ा हूं, 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद मैं कहूंगा मैं 10वीं सीढ़ी पे खड़ा हूं। तो मीना जो है वो स्टेप एस पे खड़ी है, कुछ नंबर है, मुझे नहीं पता कौन से स्टेप पे है, लेकिन मीना कुछ स्टेप पे है, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया और वो वेरिएबल है एस। तो मीना इज एट स्टेप एस, बीना इज 8 स्टेप्स अहेड। अहेड का मतलब क्या है, तो अहेड का मतलब है आगे। मीना किसी स्टेप पे खड़ी है, बीना उससे 8 स्टेप आगे है, एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड, और उसी के कंपैरिजन में लीना कहाँ है, तो लीना 7 स्टेप्स पीछे है, ठीक है। तो लीना जो है वो 7 स्टेप्स पीछे है। वेयर आर बीना एंड मीना, आप बताइए बीना और मीना कौन से स्टेप नंबर पे खड़ी हैं। तो देखिए यहां पे इसको करने के लिए हम कहेंगे लेट द स्टेप बी, या लेट द स्टेप ऑफ मीना, सबसे पहले मीना का रेफरेंस लिया है, तो मीना का स्टेप नंबर हमें बताना है, तो मीना का स्टेप नंबर है एस, क्लियर। इसके बाद देयरफॉर स्टेप नंबर फॉर बीना, नेक्स्ट नाम क्या है, बीना, बीना का स्टेप नंबर क्या है, तो वो मीना के से 8 स्टेप आगे है, तो मीना जिस भी स्टेप पे खड़ी है बीना उससे 8 स्टेप आगे है। तो ये जो पोजीशन है ये मीना की है, बीना की पोजीशन 8 स्टेप आगे है, क्लियर। ऐसे ही स्टेप नंबर फॉर लीना, लीना कहां पर है, तो जहां पे मीना है,
मीना से वो 7 स्टेप पीछे है। लीना जो है वो मीना से 7 स्टेप पीछे है। तो मीना अगर S नंबर स्टेप पे खड़ी है तो लीना की जो पोजीशन है वो 7 स्टेप बिहाइंड है, -7 कर देंगे। क्लियर है? तो इस प्रकार से हमने मीना और मीना का पोजीशन बता दिया। ये हो गया हमारा मीना और बीना का पोजीशन। द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में हमें दिए हैं टोटल कितनी सीढ़ियां हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहां पे देखिएगा कितने दिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज रीच्ड। मीना जिस स्टेप तक पहुंच गई थी, मीना जिस स्टेप तक पहुंच गई थी, मीना इस स्टेप तक पहुंच गई थी। तो ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है, तो स्टेप्स उस हिल टॉप पे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं 10 लेस देन, 10 कम, 10 कम, जब मीना की स्टेप का 4 गुना किया जाएगा। तो मीना की स्टेप का जब 4 गुना किया जाएगा, 4s, मीना s नंबर ऑफ स्टेप पे थी, उससे जब 4 गुना किया जाएगा, 4 टाइम्स कर दो, और उसमें से जब तुम -10 कर दोगे तो ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दी हैं, 4s - 10। एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग s। आप बताइए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है, तो मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो 4s - 10 है। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने सारे स्टेटमेंट सॉल्व कर लिए। ये हमारा लास्ट में आंसर है। क्लियर? ये भी हमारा आंसर है, एक पार्ट में ये भी हमारा आंसर है। तो पहला पार्ट ये पूछा था, लास्ट पार्ट ये पूछा था, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट कंप्लीट तरीके से कर लिया है सॉल्व। चलिए मूव करते हैं इसके ई पार्ट की तरफ। ये क्या बोल रहा है ये देखो, बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर। एक कोई बस है वो ट्रेवल कर रही है v किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। v किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, हर एक घंटे में वो v किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। ठीक है, मतलब हर एक घंटे में, पर का मतलब होता है हर एक, आवर का मतलब, आवर मतलब घंटा। ठीक है, तो हर एक घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, वो v किलोमीटर डिस्टेंस कर रही है। तो अब बस ट्रेवल्स लाइक दिस, इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। ठीक है, ये 2 जगहों का नाम दिया है, दासपुर टू बीसपुर वो बस ट्रेवल कर रही है। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, जब बस ट्रेवल कर लेती है कितना, 5 घंटे लगातार। ठीक है, तो बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। तो 5 घंटे ट्रेवल करने के बाद ये नोटिस किया गया कि जो बीसपुर है वो अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। What is the distance from दासपुर to बीसपुर? Express it using V। आप बताइए कि कितना डिस्टेंस है दासपुर और बीसपुर के बीच में। ठीक है, और आप जब बताएंगे तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपका बताया हुआ वैल्यू जो है, बताया हुआ जो एक्सप्रेशन है जो आप एक्सप्रेस करने वाले हो, वो v के टर्म्स में होना चाहिए। किस टर्म में? v के टर्म्स में होना चाहिए। तो चलिए इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले, तो इसको समझना। देखो हर एक घंटा, इन 1 आवर बस ट्रेवल्स, कितना बस ट्रेवल कर रही है, तो इन 1 आवर बस ट्रेवल्स v किलोमीटर। v क्या है? v एक वेरिएबल है और किलोमीटर एक यूनिट है, डिस्टेंस बताने के लिए एक यूनिट है किलोमीटर, तो v किलोमीटर। ठीक है, देयरफॉर इन 5 आवर्स, 5 घंटे के अंदर वो बस कितना ट्रेवल कर लेगी। इन 5 आवर्स बस ट्रेवल, अगर 1 घंटे में v किलोमीटर है तो 5 घंटे में कितना, तो इसको समझना, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा v के साथ। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली 1 घंटे की जो वैल्यू दी थी, ये ऐसे ही है जैसे एक टॉफी अगर 2 रुपए की है, ऐसे समझना एग्जाम्पल, एक टॉफी अगर 2 रुपए की है तो 2 टॉफी कितने की होंगी, तो आप कहेंगे इससे 2 + 2, एक टॉफी 2 रुपए की है, दूसरी टॉफी भी 2 रुपए की होगी, इसका सम होगा 4। यहां तो ऐसे बोल लो, यहां हम बोल सकते थे 2 × 2 = 4।
तो यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हम तब करते हैं जब हमें किसी एक चीज़ की वैल्यू पता होती है और हमें ज़्यादा की क्वांटिटी निकालनी होती है। हमें एक की क्वांटिटी पता है, हमें 1 आवर की क्वांटिटी पता है और हमें 5 आवर्स की क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, मुझे ज़्यादा की क्वांटिटी कैलकुलेट करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे v के साथ, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5v किलोमीटर। इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 5 घंटे के अंदर। क्लियर है ये चीज? तो अ बस ट्रेवल्स v किलोमीटर इन 1 आवर, इट इज गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। मतलब अभी भी जो बीसपुर है वो और 20 किलोमीटर दूरी पे है। तो 5 घंटे का तो ट्रेवल हमने कर लिया, ठीक है। नाउ 20 किलोमीटर और दूरी पे है, तो बीसपुर is 20 more kilometer, 20 kilometer more away, ठीक है, 20 किलोमीटर अवे। आफ्टर ट्रैवलिंग 5 आवर्स, 5 घंटे ट्रैवलिंग के बाद ऐसा नोटिस किया गया कि वो 20 किलोमीटर और दूर है, तो 5 घंटे का किलोमीटर निकल आया। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दासपुर एंड बीसपुर, दासपुर टू बीसपुर, दासपुर से लेके बीसपुर तक का जो डिस्टेंस है वो टोटल आ जाएगा आपका कितना, तो वो आ जाएगा आपका 5v + 20। ये इन ऑल टोटल किलोमीटर्स आ गया। डन है? तो 5v + 20 किलोमीटर दूरी पे है। यही हमसे पूछा था, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। हमने कहा था डिस्टेंस बिटवीन दासपुर टू बीसपुर इज 5v + 20 किलोमीटर। एक्सप्रेस इट यूजिंग v, तो हमने v का ही यूज करके एक्सप्रेस किया है, यही हमारा आंसर है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट का जो आंसर आया वो आया 5v + 20। कैसे आया, क्यों आया, हर एक बेसिक रीजन में बताता हुआ चल रहा हूं। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग एक्सप्रेशंस इनटू स्टेटमेंट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। ये कह रहा है आपको कुछ एक स्टेटमेंट लिख के दिया है, आपको स्टेटमेंट को एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अब ऑर्डिनरी लैंग्वेज का मतलब क्या है, तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हें बोला है कि सलीम ने 8 रन बनाए हैं एक क्रिकेट मैच के अंदर, और नालीन एक नाम दिया है, सलीम और नालीन ने बनाए हैं r + 15 रन। तो इसको एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कैसे बोलोगे, तो इन एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज वी विल से दैट नालीन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। देखो सलीम ने 8 रन बनाए थे, ये दिए सलीम ने 8 रन बनाए, और जो नालीन है, नालीन का विथ रेफरेंस टू आर, मतलब विथ रेफरेंस टू सलीम बात की गई है। मतलब सलीम ने अगर 8 रन बनाए हैं तो वो कह रहा है नालीन ने r + 15 बनाए हैं। इतना सिंपल सी बोला है इन्होंने। तो एक बंदे ने 8 रन बनाए हैं, दूसरे बंदे ने r + 15 बनाए, तो मैं कहूँगा ये जो दूसरा इंसान है जिसका नाम नलीन है, नलीन ने 15 रन ज्यादा बनाए हैं सलीम के मुकाबले। यही है r + 15। 8 रन क्या थे, तो 8 रन वो थे जो सलीम ने बनाए थे, नालीन ने उससे 15 रन ज्यादा बनाए। तो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हमने ऐसे ही बोलना है। चलिए तो इस चीज को देखना, ए पार्ट में मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे बोर्ड कर लेते हैं। क्लियर स्टेटमेंट दिया है, एक नोटबुक का कॉस्ट, एक किसी बुक का कॉस्ट अगर p रुपीज है ना, और मैंने खर्चा कर दिया 3p, तो इसको एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में मैं क्या बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, द बुक कॉस्ट 3 टाइम्स ऑफ द नोटबुक। बात को समझना, नोटबुक कितने की है, p रुपीज की है, बट बुक की कॉस्ट कितनी है, 3p है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, द बुक कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 टाइम्स ऑफ नोटबुक। नोटबुक की जो भी कॉस्ट है
बुक की कॉस्ट उसकी 3 गुना है। यही चीज हमें सामने लिख के दिया। एक सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में हम कैसे बात करते हैं वही हमें लिख के स्टेटमेंट रूप में बताना है, एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में। तो यहां पर अगर किसी नोटबुक की कॉस्ट ₹P है और एक बुक की कॉस्ट अगर ये कह रहा है 3P है, तो इसका मतलब ये है कि जो बुक की कॉस्ट है वो 3 गुना है किसकी? नोटबुक की। सिंपल, द कॉस्ट ऑफ बुक इज 3 times दैट ऑफ नोटबुक। टोनी पुट्स Q मार्बल्स ऑन द टेबल। टोनी ने कुछ Q नंबर ऑफ मार्बल्स टेबल के ऊपर रख दिए। ही हैज 8 Q मार्बल्स इन हिज बॉक्स। अब बात को समझना, उसके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने थे एक बॉक्स के अंदर? उसके पास 8 Q मार्बल्स थे, ठीक है। उसने टेबल के ऊपर कितने रखे? सिर्फ Q मार्बल्स। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोनी पुट, या टोनी पुट की बात ना करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टोनी हैज 8 times the marbles in his box what he puts on table, सिंपल लैंग्वेज। टोनी के पास 8 गुना मार्बल है, जो मार्बल वो टेबल के ऊपर रख रहा है उसके मुकाबले। तो टेबल के ऊपर वो अगर Q नंबर ऑफ मार्बल रख रहा है तो टोनी के पास 8 गुना मार्बल्स हैं। टोनी हैज 8 times द मार्बल्स दैट ही पुट्स ऑन टेबल। जो वो टेबल के ऊपर रख रहा है उसके 8 गुना टोनी के बॉक्स में मार्बल हैं। तो इस तरीके से हम एक जनरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। ये आप एक स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। क्लियर? टाइम्स वर्ड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि 8Q लिखा है, यहाँ पे 3P लिखा है, इसलिए मैं 3 times बोल रहा हूँ, इसलिए मैं 8 times बोल रहा हूँ। क्लियर है ये चीज? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताते भी जाइए आपको मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का A और B पार्ट दोनों आपने स्टेटमेंट फॉर्म में आंसर दे दिया। इसमें आगे C और D पार्ट भी है, हम उसको वॉच कर लेते हैं। ये देखिएगा CDE 3 पार्ट और है। इसमें बोला है अवर क्लास हैज n स्टूडेंट्स। हमारी क्लास में n नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और पूरे स्कूल में 20n स्टूडेंट्स हैं। तो क्या मैं ऐसा जनरल लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि the strength of students in school, the strength of students in school is 20 times that of 20 गुना। किसका है 20 गुना? That of our class, that of n number of students in our class, n number of students, n number of students in our class। कोई बंदा ऐसा बोल रहा है एक जनरल लैंग्वेज के अंदर कि मेरी क्लास में जो n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे स्कूल में उसका 20 गुना है, 20 टाइम्स है। तो मैंने वही बोला द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब ही वही है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है। हम ऐसा भी बोल सकते थे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 20 टाइम्स दैट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। एक सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे भी बात कर सकते थे। अगर आप देखें तो हम वो भी लिख सकते हैं सिंपल। कम शब्दों में हमें एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करनी है, जितने ज्यादा कम शब्द हों, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज 20 टाइम्स of the students in our class, of the students in our class। हमारी क्लास में जितने बच्चे हैं उनका 20 गुना है। तो ये आपने कर दिया C के लिए एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात।
ठीक है, चलिए तो n स्टूडेंट्स एंड 20, n का मतलब क्या है, पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट दिया जग्गू इज Z years old, जग्गू की जो एज है वो कितनी है, Z years old, तो ये जग्गू की प्रेजेंट एज दी है। उसके बाद ये बोल रहे हैं उसके जो अंकल हैं उनकी एज 4Z years old है, मतलब जो जग्गू की एज है उससे 4 गुनी एज जो है वो उनके अंकल की एज है। एंड उनकी जो आंटी है, हिज आंट इज 4Z minus 3 years old, 4Z किसकी एज दी थी, अंकल की एज दी थी, आंटी की एज -3 है, मतलब वो आंटी से यंगर है। क्लियर है, यहां पे वही दो शब्दों का यूज करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया है, यंगर और एल्डर का मतलब क्या होता है। क्लियर, तो यहाँ पे यंगर और एल्डर का मतलब पता होना चाहिए। चलो, यंगर का मतलब छोटा, एल्डर का मतलब बड़ा, तो यहां पर हम कहेंगे कि द अंकल, जग्गूज अंकल, ऐसा लिख देते हैं द जग्गूज, कम शब्दों में हमें लिखना है, हम जग्गू के बारे में बात करेंगे, अंकल के बारे में बात करेंगे और आंटी के बारे में बात करेंगे कम शब्दों के अंदर। क्लियर है, देखना, द जग्गूज अंकल इज 4 times द एज, द जग्गूज अंकल एज इज, ऐसा लिख दीजिए, द जग्गूज अंकल एज इज 4 times that of जग्गूज एज। क्लियर है, जग्गू की जो एज है उससे 4 गुना जो एज है वो उसके अंकल की एज है। एंड हिज आंट्स एज, उनकी जो आंटी है, ठीक है, एंड हिज आंट्स एज इज, या ऐसा बोल दीजिए, एंड हिज आंट इज 3 years younger, 3 years younger than his uncle, वो उनके अंकल की एज से 3 साल छोटी हैं। यंगर का मतलब छोटी हैं, एल्डर का मतलब बड़ी हैं। ठीक है, तो यंगर वर्ड का हम लोग यहाँ यूज कर लेते हैं। ये एक जनरल लैंग्वेज के अंदर आपने डी का जवाब दे दिया। तो जग्गू इज Z years old, हमने उसके बारे में बात ही नहीं की कि जग्गू की प्रेजेंट एज क्या है, हमने तो डायरेक्ट अंकल का रेफरेंस लिया। अंकल जो है वो 4 गुना है जग्गू की एज के। अब जग्गू की एज आप एज्यूम कर लीजिए Z years, ठीक है, तो अंकल की एज जो है वो 4 गुना है और जो आंटी की एज है वो अंकल की एज से 3 साल छोटी है, 3 years younger than his uncle। क्लियर है, चलिए, इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट देयर आर रोज, जब मैं कोई डॉट्स का अरेंजमेंट करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ जो रोज बनती हैं वो R नंबर ऑफ रोज है। ईच रो कंटेन 5 डॉट्स, हर रो के अंदर 5 डॉट हैं। जनरल लैंग्वेज में कैसे बात करेंगे, तो हम ऐसा कहेंगे कि इन एन अरेंजमेंट ऑफ डॉट्स देयर आर नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ईच रो कंटेन 5 डॉट्स। तो हम एक जनरल लैंग्वेज में कहेंगे देयर आर 5 डॉट्स इन ईच रो, हर रो में 5 डॉट्स हैं। देयर आर 5 डॉट्स इन ईच रो, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 5 डॉट्स हैं हर रो के अंदर और टोटल R नंबर ऑफ रोज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। क्या बोलेंगे हम, ऐसा बोल सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन R rows, R number of rows are 5 into R। क्या किया मैंने सिंपल एक स्टेटमेंट बोला है, द नंबर ऑफ डॉट्स, द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, अगर मैं वर्ड यहां जोड़ दूं कि कितने टोटल नंबर ऑफ डॉट्स है, द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन R rows इज 5R, इस कर दो, इस 5R।
सिंपल, ऐसे एक स्टेटमेंट में आप बोल सकते हैं। तो एक जनरल लैंग्वेज में आप अपने शब्दों में चीजों को बोल के बताएंगे, ठीक है। अब देखो r नंबर ऑफ रोज है और हर रो में 5 डॉट है, तो इसको एक जनरल लैंग्वेज में हम एक बोलेंगे कि एक प्लेन के ऊपर जो टोटल नंबर ऑफ डॉट दिख रहे हैं वो r नंबर ऑफ रोज को काउंट कर लीजिए, r मल्टीप्लाइड विथ ईच डॉट इन अ रो, तो टोटल देयर आर 5 डॉट्स इन ईच रो, तो 5 इंटू r हम लिख देंगे कि द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन r रोज इज 5r। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एंड होता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मतलब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है इसके ए पार्ट में, गिवन मुन्नूज एज टू बी x ईयर्स, कैन यू गेस व्हाट x माइनस 2 में शो। ये पूछ रहा है अगर मुन्नू की एज x ईयर है तो क्या आप ये बता सकते हैं कि x माइनस 2 का मतलब क्या है, ठीक है। कैन यू गेस व्हाट x प्लस 4 में शो, व्हाट 3x प्लस 7 में शो। उसके आगे ये बोल रहा है क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि x प्लस 4 का मतलब क्या है, 3x प्लस 7 का मतलब क्या है। और एक हिंट बोली है, थिंक ऑफ मुन्नूज यंगर ब्रदर। वो कह रहा है इस पूरी कहानी के अंदर आप मुन्नू के बारे में तो हमने बात की है, एक हिंट दी है कि आप एक काम करिए, मुन्नू से छोटे भाई के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो क्या हम मुन्नू के छोटे भाई को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। यहां पे इन्होंने ये बोला है कि अगर मुन्नू की एज x ईयर्स है, इफ मुन्नूज एज इज x ईयर्स, ये इन्होंने बोला है, देन हम ऐसा बोल सकते हैं, देन x माइनस 2 shows that मुन्नूज यंगर ब्रदर is 2 years younger, या ऐसा बोल लीजिए कि मुन्नूज ब्रदर, अगर मैं मुन्नू के भाई के बारे में बात करूं, मुन्नूज ब्रदर is 2 years younger मुन्नू, ऐसा हम ये बोल सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट मैंने बोला, यही इन्होंने पूछा था कि अगर मुन्नू की एज x ईयर है, क्या आप गेस कर सकते हैं x माइनस 2 का मतलब क्या है। तो हमने यही बोला कि अगर मुन्नू की एज x ईयर है तो हम ये गेस कर सकते हैं, देन x माइनस 2 ये शो कर रहा है, हम ऐसा गेस कर रहे हैं कि x माइनस 2 का मतलब है जो मुन्नू का ब्रदर है वो 2 इयर्स यंगर देन मुन्नू। क्लियर है? तो यहां पर एक स्टेटमेंट तो हमने ये सॉल्व कर लिया सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बात करें। इसके बाद वो बोल रहा है कैन यू गेस व्हाट इज x प्लस 4। x प्लस 4 का मतलब फिर क्या होगा, तो x प्लस 4 का मतलब ये होगा कि जिस भी पर्सन के बारे में बात हो रही है, यहां तो हमने पास बात कर ली मुन्नू के यंगर ब्रदर के बारे में, ठीक है। हमने यहाँ पे किसके बारे में बात की थी, तो हमने ऊपर तो बात कर ली मुन्नू के यंगर ब्रदर के बारे में, लेकिन x प्लस 4 अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो हो सकता है वो मुन्नू से बड़ा कोई भाई हो या उसके पापा हो या उससे कोई बड़ा दोस्त हो, गली मोहल्ले का कोई एक लड़का हो जो उससे 4 साल बड़ा है। तो x प्लस 4 का मतलब है ऑल्सो x प्लस 4 मीन्स any person is 4 years older than या elder than, ऐसा बोलना है, older ना बोल के 4 years elder than, ठीक है, elder कर लीजिए। older में तो बहुत old age हो जाएगी, हम elder बोल सकते हैं, 4 साल ही तो बड़ा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं also x plus 4 means any person, कोई भी एक person है, वो उसका भाई हो सकता है, वो उसके घर का कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई भी person जो उसकी एज से 4 साल बड़ा है, is 4 years elder than मुन्नू। क्लियर है? तो यहाँ पर x plus 4 का मतलब ये है।
अगर मैं 3x प्लस 7 की बात करूं तो 3x प्लस 7 का मतलब क्या है? 3x 7 का मतलब है कि अ पर्सन मे बी हिज फादर, हिज ग्रैंडफादर, कोई भी, ठीक है। 3x प्लस 7 का मतलब है ऑल्सो 3x प्लस 7 मीन्स दैट मुन्नूस फादर, हम पिताजी को ले लेते हैं, मुन्नूस फादर is 7 years more than 3 times the age of Munnu, the age of मुन्नू। उनके जो पिताजी हैं, ठीक है, वो 7 साल बड़े हैं, ठीक है। प्लस 7 का मतलब है 7 साल बड़े हैं। किससे 7 साल बड़े हैं? जब हम मुन्नू की एज में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स द मुन्नू's एज, मीन्स दैट मुन्नू's फादर इज 7 years मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ मुन्नू। तो इस प्रकार से आपने ए पार्ट को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको क्यों सिखाए जा रहे हैं, सर एग्जाम में आते हैं क्या? तो मे बी इस प्रकार के क्वेश्चन ना आए, चांसेस पूरे हैं कि स्कूल टेस्ट में आ सकते हैं, स्कूल एग्जाम में ना आए। लेकिन हाँ, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, यहाँ आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसी तरह के स्टेटमेंट मिलने वाले हैं जहाँ से आपको इन्फ्रेंस निकालना आना चाहिए। यहाँ तो इस लैंग्वेज में चीज़ें लिखी रहेंगी, आपको उनको एक्सप्रेशन में चेंज करना आना चाहिए। तो इसलिए ये लोग एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट बनाना सिखा रहे हैं। हमें क्या है, हमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, हमें एक्सप्रेशन बनानी है। तो इस प्रकार के सवाल तुम्हें 7th, 8th, 9th, 10th में देखने को मिलेंगे। 6th क्लास में ये बेसिक नॉलेज आपको सिखा रहे हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हमारा हो गया है सॉल्व। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ। गिवन साराज एज टुडे टू बी y years, ऐसा दिया हुआ है कि सारा की जो आज की एज है, कब की? आज की, मतलब प्रेजेंट एज अगर सारा की तुम्हें दी है y years, तो आप उसकी एज के बारे में सोचो। थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर, ठीक है। जो बीत गया वैसा क्या होगा? पास्ट, मतलब पास्ट मतलब जो बीत गया, फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। तो सारा की एज अगर आज y years है तो आज से 10 साल बाद कितनी होगी, या आज से 5 साल पहले कितनी थी। तो आप उसके फ्यूचर और पास्ट के बारे में कुछ सोचो। क्या सोचो, किसको दिमाग में रखते हुए सोचो, ये भी चीज आगे दी हुई है। What will be the following expression indicate? आपको y प्लस 7 क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको y माइनस 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको y प्लस 4 1/2 क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको y माइनस 2 1/2 क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंडिकेशंस आपको यहाँ पे लिख के बताने हैं, ठीक है। अब बात को समझना। इफ मैं ऐसा बोल दूं, इफ साराज एज, सारा की जो एज थी, ठीक है, इफ साराज एज इन प्रेजेंट आज x years है या y years है, देन हम ऐसा बोल सकते हैं कि देन y प्लस 7 का मतलब क्या है? तो y प्लस 7 का मतलब ये है कि सारा एज आफ्टर 7 years वुड बी, ठीक है। तो देन y प्लस 7 इंडिकेट दैट साराज एज आफ्टर 7 years। सिंपल सा एक स्टेटमेंट, 7 साल के बाद, 7 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 7 years, इसलिए प्लस 7 किया है, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव की बात करता, मैं पास्ट की बात करता, तो मैं बिफोर में जाता। आफ्टर मतलब मैं बाद में जाऊंगा, ठीक है। तो आफ्टर जब भी आगे जाएंगे आप, बाद की बात करेंगे, आगे फ्यूचर की बात करेंगे, तब आपको हमेशा ऐड करना है। ये आपको ये सिखाना चाह रहा है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये जो पॉजिटिव साइन है, ये बेसिकली आपको ये सिखाना चाह रहा है कि प्लस साइन तभी लगेगा जब आफ्टर की बात होगी। क्लियर है? ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी, y माइनस 3 की, देन y माइनस 3 का मतलब क्या है? तो y माइनस 3 का मतलब क्या है? साराज एज बिफोर 3 years। वर्ड आफ्टर एंड बिफोर कब यूज करना है? बिफोर 3 years।
ठीक है, 3 साल पहले। तो बिफोर 3 इयर्स कितनी थी और 7 साल के बाद कितनी है, तो ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आपको दिया है y प्लस 4 1/2, तो y प्लस 4 1/2 का मतलब क्या है, तो आपको मिक्स्ड फॉर्म दिया है। देखो 4 साल पूरे हो चुके हैं और 1/2 का मतलब है 6 मंथ्स और, ठीक है, तो हाफ के बारे में आगे बात हो रही है। देखो y प्लस 4 1/2 का मतलब ये है कि आज से 4.5 साल के बाद, आफ्टर 4 इयर्स 6 मंथ्स, सारा की एज क्या होगी। अगर सारा की एज आज y इयर्स है तो हम ऐसा बोलेंगे कि सारास एज आफ्टर 4 इयर्स 6 मंथ। अब सर ऐसा क्यों लिखा, 6 तो कहीं नहीं लिखा था, 4 तो समझ आ गया, 6 तो वैल्यू कहीं नहीं दिख रही। तो भाई यूनिट को समझना, देखो 4 इयर्स 4 साल, और मंथ का मतलब 1 साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं, तो अगर मैं 6 महीने की बात करूं मतलब मैं आधे साल की बात कर रहा हूं, और आधा यहाँ पे 4 के बाद लिखा हुआ है। तो बात को समझना, मिक्स्ड फॉर्म का मतलब 4 1/2 को, इसका मतलब ये होता है कि 4 एडेड विथ हाफ, या ये मिक्स्ड फॉर्म है। आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप करते हैं 2 × 4 8, 8 + 1 = 9, तो इसको आप कहते हैं 9/2। और अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब भी आपका 9/2 आएगा। आप एलसीएम निकाल के सॉल्व करके देख लो। देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा, 2 × 4 = 8, 8 + 1 = 9/2। तो आपको क्या है, मैथमेटिक्स में लिखने वाले नंबर्स को, फ्रैक्शन को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक मिक्स्ड फॉर्म दिया है, 4 फ्रंट में लिखा है 1/2, इसके आगे जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा को हम कहते हैं 4 + 1/2। अब 4 इयर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 1/2 डिनोट कर रहा है आधे साल को। एक पूरा साल मतलब 1 यूज करूंगा, 1 का हाफ मतलब मैं 6 महीने की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है, सारास एज आफ्टर 4 इयर्स 6 मंथ। क्लियर है? मुझे कमेंट बॉक्स में साथ में बताते जाइए आपको ये बातें समझ आ रही है, हाँ या ना। क्लियर है? तो यस और नो, बहुत इजी सवाल है, और इस प्रकार के जो एज वाले क्वेश्चंस हैं ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? और इसी के बाद में मैं आपसे कहूंगा कि 8th और 9th में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज के ऊपर डिपेंड आपको मिलने वाले हैं। तो 6th क्लास में अगर आपने अभी बेसिक तैयार कर लिया तो आपको 8th और 9th में इशू नहीं आने वाला। क्लियर है? चलिए, मुझे थम्स के साथ, वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी लाइक भी करते जाइए साथ साथ, तो थम्स के साथ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको सब कुछ क्लियर है यहां तक। चलिए मूव करते हैं, y - 2 1/2 का मतलब क्या है, तो इसको समझना। अगर सारा की एज y है तो y - 2 1/2 का मतलब क्या है, y - 2 1/2 का मतलब है सारास एज बिफोर 2 इयर्स 6 मंथ, 2 साल 6 महीने पहले सारा की एज क्या थी। तो y - 2 1/2 का मतलब है सारास एज बिफोर 2 इयर्स 6 मंथ। क्लियर है ये चीज? बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट। तो सारा की एज 2 साल 6 महीने पहले कितनी थी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट मतलब जो सी पार्ट है, ये आपको कह रहा है गिवन n स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल। ऐसा बोला है कि n नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको फुटबॉल पसंद है। तो 2n का मतलब क्या है, मेरी बात समझना। अगर मेरी क्लास में n नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनको फुटबॉल पसंद है तो 2n का मतलब क्या है। तो 2n के यहां पे 2 मीनिंग हो सकते हैं, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2n डिनोट्स दैट, इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि अगर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फुटबॉल पसंद है तो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 2n का मतलब है कि ट्वाइस ऑफ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भी फुटबॉल पसंद है। यहां तो फुटबॉल पसंद है, यहां और कोई गेम पसंद है, तो यहां पे 2 चीजें हो सकती हैं। अगर n को मैं रेफरेंस ले लूं, given that n students in the class like football, then 2n denotes them, 2n denotes what? तो 2n denotes मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 times
ऑफ द स्टूडेंट्स दोज लाइक फुटबॉल। ठीक है, इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि 2 गुना वो स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, उनका 2 गुना। तो 2n का मतलब क्या है? 2 टाइम्स ऑफ द स्टूडेंट्स दोज लाइक फुटबॉल। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ द स्टूडेंट्स दोज लाइक फुटबॉल मे लाइक एनी अदर गेम, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसा हम एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। यही इन्होंने पूछा था, व्हाट मे 2n शो, क्या 2n दिखा सकता है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2n ये दिखा रहा है कि ट्वाइस ऑफ n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल और एनी अदर गेम। क्लियर है? मैंने वही स्टेटमेंट लिख दिया। व्हाट मे n/2 शो, n/2 का मतलब क्या है? तो n/2 का मतलब है n/2 डिनोट्स the half number of students who like football, half number of students half of the students like football, ऐसा बोल लो, half of the students those like football also likes any other game, क्या बोल दिया सर, ये नहीं समझ आया? तो देखो फिर से समझने की कोशिश करना। अगर n नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर n नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं, तो n/2 का मतलब मैं ऐसा बोलने के लिए यूज कर सकता हूं, बताने के लिए कि मेरे पास एक ग्रुप है बच्चों का जो सब फुटबॉल पसंद करते हैं। अब n/2 का मतलब इसमें से जो आधे बच्चे हैं वो हो सकता है, मैं ऐसा बोल दूं कि इसमें से जो आधे बच्चे हैं वो हो सकता है फुटबॉल के साथ साथ क्रिकेट पसंद करते हो, टेनिस पसंद करते हो, जूडो पसंद करते हो, कुछ दूसरा गेम बास्केटबॉल पसंद करते हो, कोई भी एक आधा गेम, मतलब आधे बच्चे ऐसे हैं जो दूसरा गेम भी पसंद करते हैं। तो n/2 को मैं वहां यूज कर सकता हूं। बात समझ आ रही है? तो n/2 डिनोट्स हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स दोज लाइक फुटबॉल ऑल्सो लाइक्स एनी अदर गेम। इस प्रकार का स्टेटमेंट हम बना सकते हैं। क्लियर है? 2n का मतलब कि जो बच्चे फुटबॉल पसंद करते थे, अगर मैं उनका 2 गुना कर दूं तो ऐसे बच्चे जो हैं वो कोई दूसरा गेम भी पसंद करते हैं, या इनका जो 2 टाइम्स है बच्चे, वो किसी दूसरे स्कूल के बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं। मैं 2n को कहां पे यूज कर सकता हूं? मैं 2 टाइम्स ऑफ द स्टूडेंट्स दोज लाइक फुटबॉल वाला स्टेटमेंट बोलने के लिए यूज कर सकता हूं। क्लियर है? तो कमेंट बॉक्स में आप ये क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आपको समझ आए हैं या नहीं। क्लियर, सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, उनकी हिंदी हमें समझनी है और उनको अपने शब्दों में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हमें लिखना है या एक्सप्रेशन फॉर्म बनाना है। और यही चीज़ मैंने थ्योरी लैंग्वेज में भी सिखाई थी, मतलब जब थ्योरी आपको दी है। तो अलजेब्रा की थ्योरी पूरी अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, तभी एक्सरसाइज पे आइएगा, नहीं तो चीज़ें समझने में कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। अब सर ये सारी वीडियोस विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट क्या हम देख सकते हैं? तो यस, वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था magnibrains.com के बारे में। तो magnibrains.com को आप जैसे ही गूगल सर्च इंजन में जाके टाइप करते हैं तो इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे यहाँ पे आपको क्लास 6 का ऑप्शन मिलेगा। तो क्लास 6 क्लिक करते ही आपकी सारी टीचर्स आपके सामने, जो साइंस पढ़ा रही हैं, संस्कृत है, हिंदी का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर्स का सब्जेक्ट है, सोशल का सब्जेक्ट है, आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, आपको जो से टीचर से पढ़ना है उन टीचर्स की फोटो के नीचे आपको वॉच नाउ का ऑप्शन मिलेगा। आप वॉच नाउ क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए कंप्लीट अरेंज मैनर में सारे टॉपिक वाइज अगर मैं बात करूं तो जो सा भी टॉपिक आपको पढ़ना है, जो सा भी चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर को आप क्लिक करिए। उस चैप्टर के अंदर आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी है, या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, सब कुछ कंप्लीट तरीके से यहाँ अवेलेबल है।
क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे आप जैसे ही ब्लू लिंक्स को क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर वीडियो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत आसान घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। 100% फ्री एजुकेशन, वो भी विदाउट एनी मतलब विदाउट एनी, मैं कहूँगा विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट एंड विदाउट एनी फीस। कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज भी आपको पे नहीं करना। 100% फ्री एजुकेशन के साथ घर बैठे बैठे तैयारी सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। करने सिर्फ 3 छोटे काम। वो 3 छोटे काम क्या है? तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि फायदा इसमें आपका है। डेली कुछ नई वीडियोस आती हैं, वो वीडियो आप तक पहले पहुंचे, आपको पहले चीजें दिख जाए कि यस ये वीडियो अपलोड हो गई, आप तैयारी कर पाए। इसी के साथ में अपने दोस्तों की हेल्प करिए, उन बच्चों की हेल्प करिए जो घर बैठ के तैयारी करना चाह रहे हैं, फ्री एजुकेशन घर पे लेना चाह रहे हैं। तो फ्री एजुकेशन का अवेयरनेस फैलाइए अपने सोशल मीडिया पे या जहां पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने स्कूल ग्रुप पे आप हमारे लिंक्स को कॉपी करके जरूर शेयर करिए। तो ये 3 छोटे काम, इसमें किसी तरह का कोई चार्जेस आपको पे नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।